Welcome in Study Times, guys. Today we will discuss solution of model paper first year chemistry 2025. Actually इस पेपर का पैटर्न वही है जो लास्ट ईयर पेपर आते रहे, सिर्फ रिड्यूस सिलेबस की वजह से ये मॉडल पेपर की ज़रूरत पड़ गई, तो लिहाजा मैंने सोचा कि इसमें आज 2-3 न्यूमेरिकल आपको करा दिए जाए जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो मैं वैसे डिस्कस भी करते रहता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो सेक्शन बी कहलाता है उसमें फर्स्ट जो पार्ट है वो एक्चुअली डेफिनेशंस का है। इसमें चैप्टर 1 से डेफिनेशन है, फिर बॉन्डिंग की चैप्टर से और फिर सॉलिड की चैप्टर से। तो स्टूडेंट कोशिश करें कि ये 4 जो डेफिनेशन है फर्स्ट चैप्टर से और फिर सॉलिड से रिलेटेड जो डेफिनेशन है, अब एक्चुअली तो यहाँ स्टेचोमेट्री है, सब्लिमेशन है, बॉन्ड एनर्जी है, डाइपोल मूवमेंट है, लेकिन स्टूडेंट जो है ना ये ना समझे कि ये गैस पेपर है। ये एक्चुअली एक पैटर्न है जिस पर 2025 का जो है ना पेपर जो है इस पैटर्न पे बनेगा। बस बहरहाल ये एक रियलिटी है कि यहाँ पर आप लोग जो है ना जो डेफिनेशन जिस चैप्टर से इन्होंने दी है कोशिश करें कि उसमें और भी जो डेफिनेशन हैं उनको प्रिपेयर कर लें। तो इसमें बाकी क्वेश्चन 2 एक न्यूमेरिकल है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। स्टेचोमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें इन्होंने और करके एक दूसरा भी प्रॉब्लम दे दिया। तो और का तो पर्पज़ ये हो जाता है कि फिर सही है, आपने आइदर चॉइस है आपके पास, कोई एक आप इसमें से करेंगे। तो मैं आपको इसमें क्वेश्चन 2 है सेक्शन बी का, वो मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा। यहाँ पर इसमें एक बताया गया है कि हाइड्रोजन गैस को कमर्शियली प्रिपेयर किया जाता है और उसकी जो प्रिपरेशन की केमिकल इक्वेशन है वो गिवन है। इस इक्वेशन की हेल्प से हमने फाइंड करना है अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। इसमें अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन भी फाइंड करने के लिए मिक्सचर इज 28.8 ग्राम मीथेन। तो इस मिक्सचर में 28.8 ग्राम मीथेन की क्वांटिटी यहाँ पे दी गई है एंड 14.4 ग्राम ऑफ स्टीम। तो ये याद रखें कि जो वाटर है वो एक हाई टेम्परेचर पे स्टीम की फॉर्म में होगा एक गैसेस मिक्सचर में। तो स्टीम का मतलब यहाँ पर जो है ना आप समझ जाएं, स्टीम मीन्स वाटर, ये बात याद रखें। is heated in furnace at elevated temperature to liberate carbon monoxide। कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला इन्होंने दिया हुआ CO एंड हाइड्रोजन गैस 3 टाइम्स है मॉलिक्यूलर रेशो में। और उसके बाद डिटरमिन द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड द मास ऑफ द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड। तो इसमें आपको हाइड्रोजन गैस का मास फाइंड करना है। एक बात आप ध्यान में रखें कि इन्होंने वैसे तो बता दिया है इस क्वेश्चन में कि आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है, अदरवाइज एक इसका हिंट भी है कि जब भी 2 या 3 रिएक्टेंट गिवन हो और उनके सेपरेटली मासेस भी गिवन हो, तो ऐसी कंडीशन में आप प्रोडक्ट का मास जब निकालेंगे जब आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट का आइडिया होगा कि इन दोनों में से कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है, यानी वो रिएक्टेंट जो पहले कंज्यूम हो जाए, पहले फिनिश ऑफ हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो इन दोनों में से कौन सा रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाएगा, इसका आइडिया आपको इस तरह से निकालेंगे आप कि आप सबसे पहले, कई मेथड हैं लेकिन मैं जो ज़्यादा फिजिबल मेथड मेरे नज़दीक में ये है कि आप पहले मीथेन और वाटर के मोल्स फाइंड कर लें। अच्छा, अक्सर लोगों को एटॉमिक मासेस याद नहीं मोल के लिए। आपको जैसे कि मालूम है कि मोल का फार्मूला क्या होता है, मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो मॉलिक्यूलर मास के लिए आपको किसी भी सब्सटेंस का फार्मूला पता होना चाहिए। यहाँ जैसे CH4 है, तो CH4 का मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको कार्बन का एटॉमिक मास याद होना चाहिए, हाइड्रोजन का। तो जब भी कोई पेपर आता है तो उसमें एटॉमिक मास आप हमेशा याद रखें, वो जो क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर मेंशन होते हैं। यहाँ पेपर में भी आप देखिएगा कि यहाँ पर एटॉमिक मास गिवन है।
कार्बन का एज यू नो 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, और ये 4 हाइड्रोजन है, इसमें तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 12 + 4 ये हो गया 16। तो मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, तो इसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास 16 हो गया। तो इसका मास जो गिवन है उसको आप 16 से डिवाइड कर दें। इसी तरह वाटर में भी 14.4 ग्राम है, तो इसको भी आप 18 से डिवाइड कर दें। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि मास और मॉलिक्यूलर मास की हेल्प से आप इन दोनों के मोल फाइंड कर सकते हैं। तो इसके मोल जो आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। 28.8 डिवाइड बाई 16 इक्वल टू 955, विच इज सम टाइम 1.8। ये 1.8 ऑफ इसके हो गए CH4। इसी तरह 14.4 को आप डिवाइड कर दें 18 से, तो यू विल गेट 0.8। तो आप कभी भी मोल की क्वांटिटी से ये आइडिया मत लगाएं कि इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा। बेसिकली हमेशा जब भी लिमिटिंग रिएक्टेंट की डिसीजन लिया जाता है वो इस बात से आप लेंगे कि आपके पास प्रोडक्ट के जो मोल हैं वो इन दोनों के मोल से कैलकुलेट करें। इसके लिए डिफरेंट मेथड है, लेकिन मैं मोल यूनिटी मेथड यूज़ करता हूँ कि अगर मेरे पास CH4 आप जैसा कि देख रहे हैं, इसका स्टोइकोमेट्रिक रेशो क्या है, ये बैलेंस इक्वेशन है। इसमें CH4 जो है उसकी अगर कोफिशिएंट देखने अगर कुछ ना हो तो इसको अज्यूम कर लें 1। वाटर का कोफिशिएंट क्या है, ये भी 1 है, और हाइड्रोजन के कोफिशिएंट क्या है, 3 है। इसका मतलब ये है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 1 मोल ऑफ मीथेन गिव्स 3 मोल ऑफ वाटर। तो आप ऐसे कर सकते हैं। सेकंड स्टेप में जैसे चाहे कर लें आप, 1 मोल ऑफ CH4 गिव्स 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमने जो स्टेटमेंट लिखी है ये किससे लिखी है, ये हमने फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पाई की। तो ये बात याद रखें, ये स्टेटमेंट जो है हमेशा आपने इस गिवन इक्वेशन से फाइंड करना है। अच्छा, अब आपके पास 1 मोल से 3 मोल हाइड्रोजन फॉर्म हो रहे हैं, तो आपके पास एक्चुअली इस मिक्सचर में 1.8 मोल है। तो 1.8 मोल मीथेन जो है वो आपको कितने मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके देगा। तो इसके लिए आप जब आपको 1 की वैल्यू पता है तो 3 टाइम मोल हो जाते हैं। तो 1.8 के लिए भी इसको आप 3 टाइम्स कर लें, तो ये हो जाएगा 5.4 मोल ऑफ हाइड्रोजन। नाउ अब सिमिलरली आपने स्टीम या वाटर की मदद से हाइड्रोजन के मोल कैलकुलेट करने, इसमें आ रहा है 0.8 इक्वेशन को इसी तरह यूज करें जैसे मीथेन के लिए आपने किया है। क्या आपको पता है 1 मोल ऑफ स्टीम दैट इज वाटर गिव्स 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली अब जब 1 मोल के लिए 3 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है तो 0.8 के लिए कितना हो जाएगा, 0.8 जो है वाटर के मोल है एक्चुअली प्रेजेंट है। तो ये हो जाएगा 3 टाइम ऑफ 0.8 इट इज इक्वल टू 2.4 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब इन दोनों मोल को कंपेयर करें आप, जो आपने कैलकुलेशन किए फ्रॉम मीथेन वो है 5.4 मोल, और जो आपने कैलकुलेशन किए फ्रॉम स्टीम वो है 2.4 मोल। तो ये प्रोडक्ट के जो मोल हैं जो हमें रिक्वायर्ड है, अब इसमें से डिसाइड आपने करना ये है कि कौन से मोल आप एक्चुअली हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हाइड्रोजन के जो लीस्ट मोल हैं उन दोनों में से आप या 3 रिएक्टेंट हो या 2 रिएक्टेंट हो, तो उनमें से आप ये चेक कर लें कि किससे हाइड्रोजन के मोल लीस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो लीस्ट प्रोड्यूस होने वाले हाइड्रोजन है 2.4, 5.4 इज ग्रेटर देन 2.4, लीस्ट हो गया 2.4।
तो 2.4 मोल आपने किधर से कैलकुलेट किया? वाटर से। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड हो गया कि वो है 2.4 मोल ऑफ सॉरी वाटर। अच्छा एक बात स्टूडेंट, क्वेश्चन को जब भी पढ़े तो उसमें जो है ना आप गौर कर लें कि इस क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज जो इस तरह से मेंशन है, इसमें लिखा गया है कि डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये कैलकुलेशन आपने शो करनी है ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि इन दोनों रिएक्टेंट में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो ये वन ऑफ द आंसर ऑफ योर कैलकुलेशन। तो अक्सर लोग जो है ये इस स्टेप को या इमिट कर देते हैं या मुतवज्जा नहीं देते, लेकिन आप जहन में रखिएगा कि ये आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरह की है कि इसके अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो पूछा गया है कि इन दोनों में से कौन सा है। तो ये आपने ज़रूर मेंशन करना है अपने आंसर में। उसके बाद अब आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ हाइड्रोजन। जहाँ आपने डिसाइड कर लिया कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट आपका वाटर है, यानी यहाँ पर आप जो है इस कैलकुलेशन में क्या कर रहे हैं, या आप कह लें कि ये इसका आपका स्टेप 1। अब आप सेकंड स्टेप में कर सकते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन। मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? मास मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कि मैंने बताया था कि मोल जो है मास और मॉलिक्यूलर मास है, तो अगर आप इसको रीअरेंज करें तो यहाँ से मास क्या आ जाएगा? मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो यहाँ हम इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। अब देखें आपके पास मोल दो तरह के हैं। फिर मैं बात करूंगा, जब आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट वाटर डिस्क्राइब कर दिया है, ये आपका आंसर है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वाटर की मदद से जो मोल फाइंड किए वो कितने की है? 2.4। तो ये मोल आपके यहाँ यूज करने हैं। अगर ये लिस्ट होता तो आप ये यूज करते हैं। तो दोनों मोल में से कोई एक मोल यूज करना है, तो जो इनमें से कम आंसर आ रहा है वो यूज करेंगे। 2.4 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। आप देखें यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो H2 की फॉर्म में होती है, तो H2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो 2 टाइम करने हैं इसका तो 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4.8 ग्राम्स। तो ये आप ध्यान में रखिए, ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है। जो लोग स्टोइचियोमेट्री को परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए बहुत इजी है। स्टूडेंट क्वेश्चन 2 के मॉडल पेपर में और में ये एक सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। हमें एक क्वेश्चन गिवन है, उसमें 200 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट है और ये डिकम्पोज हो गया N2 और वाटर में, और हमें यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करना है N2 का STP पर, और वाटर का जो है मास फाइंड करना है। अगेन ये स्टोइचियोमेट्रिक रिलेटिव प्रॉब्लम है। इसमें भी आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर पहले आप इसको कन्वर्ट कर लें फर्स्ट स्टेप में मोल में। जैसे कि मैंने पहले कहा था अपनी वीडियो में कि मोल जो है वो इसके इक्वल होता है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो आप क्या करें कि पहले इसका मोलर मास कैलकुलेट करने कैलकुलेशन में शो कर दें, या फिर जो है इसको साइड में कैलकुलेट करने अपने एग्जामिनेशन पेपर में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक मास भी पेपर में गिवन होगा 14 है। इसमें टोटल हाइड्रोजन 4 है, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 1 जा 4 है। तो नाइट्रोजन अगेन आ रहा है, इसका भी 14 लिखें, और आगे फिर ऑक्सीजन जो है 3 टाइम है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो 16 3 जा 48। इनको सबको प्लस कर लें। ये 80 इसका जो है मॉलिक्यूलर मास आ गया, तो 200 ग्राम्स को आप डिवाइड कर दें 80 से, 2.5 मोल। अब आपको गाइस आपको पता है कि हम जब स्टोइचियोमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इसमें जो कोफिशिएंट होते हैं किसी सब्सटेंस से पहले जो लिखे होते हैं वो कोफिशिएंट इसका मॉलिक्यूलर स्टोइचियोमेट्रिक रेशो कहलाता है। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इससे पहले अगर कुछ नहीं तो 1 मोल है, ये जब
डिकम्पोज हो रहा है तो 1 मोल N2O फाइंड हो रहा है और 2 मोल जो है आपके पास वाटर की प्रोडक्शन होगी। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि मास ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लेते हैं। मास ऑफ वाटर, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। 1 मोल अमोनियम नाइट्रेट गिव्स 2 मोल ऑफ आपके पास अमोनियम नाइट्रेट के मोल कितने बने 2.5, तो 2.5 मोल ऑफ दिस ये 2 को मल्टीप्लाई कर दें 2.5 से। ये जस्ट है कि अगर आपको एक चीज़ की वैल्यू पता है तो आप उससे चाहे 10 चीज़ें हों उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको 1 डजन एग की वैल्यू पता है कि 1 डजन एग जो है वो 100 के हैं, तो आपको अगर कोई कहे 2 डजन एग कितने के होंगे तो आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। जस्ट ये यूनिटी मेथड इसी तरीके से फॉलो करता है। ये हो जाएगा 5 मोल ऑफ वाटर। अब आपको क्योंकि वो मास फाइंड करना है लिहाजा आप वो रिलेशनशिप यूज करें, मास इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ मोलर मास। तो मोल आपको पता है 5 है, मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर का मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन के 2 हो गए 1 to the 2 और ऑक्सीजन 16, तो 16 प्लस 2 कितना होता है 18, 18 5 90 ग्राम्स ऑफ वाटर। ये आपका आंसर रहेगा। आप याद रखें जो बुक में क्वेश्चन जो फ्रॉम एक क्वेश्चन गिवन है और साथ में जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसमें आपके पास 2 ऑब्जेक्ट हैं। ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है आपका जिसमें आपने वाटर का मास फाइंड किया, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है। सेकंड ऑब्जेक्ट इसका ये है कि आपने N2O का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको बस रिलेशनशिप याद होना चाहिए कि वॉल्यूम फाइंड करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं STP पर, वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस एट STP, अगर आपको मोल मालूम हो तो मोल मल्टीप्लाई बाई मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, एनी गैस एट STP by Avogadro law is 22.4। तो अगर आपको गिवन है n, तो n कैसे फाइंड करेंगे, n उसी तरह मोलर रेशियो से निकाल लें आप। 1 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फॉर्म 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पर आपके पास आ जाएगा मोल रेशियो 1 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। ये आप याद रखें, ये कहाँ से लिख रहे हैं, ये इस इक्वेशन को हमने बेस बनाया। तो इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ N2O। इस तरह से हो गया। अब इसमें आप क्या करें, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है तो बेसिकली आपके पास 2.5 मोल गिवन है अमोनियम नाइट्रेट की, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.5 से, तो ये 2.5 रिजल्ट रहेगा इसका मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ N2। अब आप वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं तो मैंने आपको ये फार्मूला यहाँ बताया कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे वॉल्यूम के लिए हमेशा ये फार्मूला यूज करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ N2O एट STP इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4। ये क्यूबिक डेसीमीटर में मोल हमने फाइंड कर लिया 2.5 और इसको आप 22.4 से मल्टीप्लाई कर दें तो विल गेट द रिजल्ट। फिफ्टी सिक्स BM। तो गाइस ये न्यूमेरिकल जो है इससे ज्योमेट्री से ही रिलेटेड था, तो आप ये ऑप्शन में रखें कि 2 अगर और भी दिया हो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज मीन बाय डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, एक्सट्रीम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये गैसेस से रिलेटेड है, इसमें डॉल्टन लॉ भी इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि शायद ये कल की ग्राम्स लॉ, तो जैसे मैं बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ आपको कि ये मॉडल पेपर है, जस्ट टू सी कि आपका नेक्स्ट पेपर जो है उसका फॉर्मेट क्या होगा। फॉर्मेट है ये क्वेश्चन नहीं, लिहाजा यहाँ ग्राम्स लॉ अगर दिया तो डॉल्टन लॉ भी उतनी अहमियत का हामिल है, आप उसको भी प्रिपेयर कर लें इस क्वेश्चन के लिए। उसके बाद यह स्टेट द मेन पोस्टुलेट ऑफ केमिस्ट्री ऑफ गैसेस।
तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की जगह आप ये कर सकते हैं कि जो गैसेस के प्रूफ करने के कुछ स्टेटमेंट है कि डुबॉइस लॉ या चार्ल्स लॉ या ग्राम्स लॉ या डॉल्टन्स लॉ वो केएमटी से प्रूफ करें, तो ये सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। फिर मैं आपको रिमाइंड बार बार करा रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन को आप हतमी नहीं समझे, ये एक मॉडल पेपर है। अच्छा, इसमें 5th क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, वो उसका डेटा मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। एक आपके पास वेसल है, उस वेसल का वॉल्यूम दे रखा है इन्होंने 12.5 dm³ और उसमें 4 गैसेस हैं, 4 ग्राम मीथेन है, 1.8 ग्राम नाइट्रोजन और 10 ग्राम ऑफ जीनोन गैस है। इसका प्रेशर आपने फाइंड करना है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये होगा कि टेम्परेचर आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, जो कि मैंने कन्वर्ट कर दिया बाय एडिंग 273 केल्विन आ जाएगा इसका। तो जैसे कि क्वेश्चन में आपको पता है मिक्सचर ऑफ गैसेस दे दिया हुआ है, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस का मतलब ये है कि यहाँ एक वेसल में जब ऐसी नॉन रिएक्टिव गैसेस हो तो ये डाल्टन लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया। तो डाल्टन लॉ क्या कहता है कि जो टोटल प्रेशर होगा वो हर ईच इंडिविजुअल गैस के पार्शियल प्रेशर का सम होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं, या तो हर एक का आप पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअली फाइंड कर लें, या फिर डायरेक्टली आप टोटल मोल फाइंड कर लें। हर गैस के इंडिविजुअल मोल फाइंड करें और फिर उनके सम की मदद से, जैसे ये 4 ग्राम ऑफ CH4 है, तो आप इसको क्या करें, इसके आप मोल फाइंड करें। मोल का अगेन वही फार्मूला है, मास होगा मॉलिक्यूलर मास। तो मास इसका कितना दे रखा है 4 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, तो आप कार्बन और हाइड्रोजन के मासेस को सम कर लें। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 टाइम 4 हो गया, 12 + 4 16, ये हो जाएगा 1/4। चाहे तो इसको आप पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लें, कितना आ जाएगा ये 0.25 मोल। इसी तरह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो कितना होता है 14, तो ये 2 टाइम है, तो 14 × 28। तो 1.8 को आप क्या करें, डिवाइड कर दें, 1.8 डिवाइडेड बाय 28 which is equal to 0.064। इसी तरह सिमिलरली जीनोन का मास है 10 ग्राम। स्टूडेंट 10 ग्राम जीनोन को जब हम मोल निकालेंगे तो 10 को हम डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास के। तो मैं इस पेपर में एक बात नोट कर रहा था कि यहाँ पे जितने भी एटॉमिक मास है उसमें जीनोन का मास गिवन नहीं है, तो ये मिस्टेक है, मॉडल पेपर है, जाहिर बात है इसमें हो जाती है। तो इसका 131.3 या 131 आप राउंड फिगर में ले रहे हैं, तो इसका एटॉमिक मास 131 है। ऑब्वियसली ये गिवन नहीं है, लेकिन आई होप कि एनुअल के पेपर जो है काफ़ी तैयारी के बाद बनते हैं, उसमें ऐसी मिस्टेक नहीं होती। तो ये जीनोन का एटॉमिक मास 131 है, नोट कर लें। तो इसको आप डिवाइड कर दें 10 को 131 से, 10 डिवाइड बाय 131 is equal to what? 0.07 मोल, 0.076 मोल ऑफ जीनोन। तो गाइस आपके पास एक कंटेनर है, इस एक कंटेनर में आपके पास 3 गैसेस है, मीथेन, नाइट्रोजन और जीनोन। जाहिर बात है हर इंडिविजुअल गैस के जो मोल्स होंगे वो टोटल मोल्स कहलाएंगे। तो टोटल मोल्स जो हैं वो हो जाएंगे मोल्स ऑफ मीथेन, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ जीनोन। तो आप क्या करें, इन तीनों को सम कर लें, 0.25, 0.64 और 0.076, 0.966 ये टोटल मोल है। याद रखें स्टूडेंट, ये हर गैस के टोटल मोल है। अब आपको जनरल गैस इक्वेशन याद होगी, जनरल गैस इक्वेशन वो है PV = nRT, यहाँ पे P प्रेशर है, वॉल्यूम, मोल, R जनरल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। तो यहाँ से हमने क्योंकि प्रेशर फाइंड करना है, लिहाजा हम V को राइट साइड पर डिवाइड कर देते हैं। अब
ये मोल जो है ये टोटल मोल हो जाएंगे। टोटल मोल आपको पता है 0.966 आर की वैल्यू होती है बेटा 0.0821 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। जैसे कि मैंने बताया टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड फाइंड करना है जो कि 273 के इक्वल है। इसको डिवाइड करने हैं वॉल्यूम से। ये कंटेनर का वॉल्यूम यहाँ पर आपको गिवन है, कितना है 12.5 dm3। ये यूनिट का ख्याल रखिएगा 12.5 dm3 1.73 और इसमें अक्सर लोग परेशान होते हैं कि यूनिट क्या लिखें। तो याद रखें कि जो आर के यूनिट होते हैं लीटर या dm3 भी हो सकता है, एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ये आर की यूनिट है। अब हमेशा याद रखें जब आर की वैल्यू हम नॉर्मली केमिस्ट्री के अंदर 0.0821 यूज करते हैं, तो ये आर की वैल्यू की यूनिट ये है। अब प्रेशर का यूनिट क्या होगा, तो हमेशा याद रखें कि जो प्रेशर के यहाँ यूनिट है, प्रेशर ये वॉल्यूम का यूनिट dm3 है, प्रेशर का यूनिट क्या है एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर किस में दिया हुआ केल्विन में। तो हमेशा जब भी आप PV = nRT इस्तेमाल करें तो उसमें प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, वॉल्यूम dm3 में, और टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। तो लास्ट में जब आपने प्रेशर फाइंड किया है तो ये प्रेशर जो है उसका यूनिट क्या हो जाएगा एटमॉस्फेयर हो जाएगा। जो यूनिट आर के हैं वही यूनिट जो है आंसर में आएंगे। अगर मैं वॉल्यूम फाइंड कर रहा होता तो उसका यूनिट क्या लिखता dm3, अगर मैं टेम्परेचर फाइंड कर रहा होता तो उसका यूनिट क्या लिखता केल्विन। तो ये बात आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। तो हर स्टूडेंट को एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे इसमें पेपर में गिवन है एल्युमिनियम 3+, तो एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर जो है एल्युमिनियम का 13 है, तो 13 है। अब यहाँ पे 3+ का क्या मतलब ये समझने, ये बहुत गलतियाँ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए। वो एक अलग बात है, इसकी तरतीब भी याद नहीं होती है स्टूडेंट्स को, लेकिन जब इसमें टोटल 13 एटॉमिक नंबर है तो इसका मतलब है कि एल्युमिनियम कैरीज 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3+ का मतलब है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट हो गए या रिमूव हो गए, तो 13 में से आप 3 माइनस कर दें तो ये कितना होगा 10। तो इसका मतलब है कि आपके पास एल्युमिनियम के अंदर 13 नहीं है, अब कितने इलेक्ट्रॉन है 3+ आयन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब आपने 10 की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, 13 के लिए लिखनी है। ये बात बार बार कह रहा हूँ, आप ये वीडियो में जरा सा ध्यान से देखिएगा। इसी तरह एक और आयन भी दिया हुआ है इसमें -2, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो एटॉमिक नंबर जब 8 है तो इसका मतलब इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब -2 का मतलब ये है कि इट हैज 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें प्लस कर देंगे आप, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो जो कॉन्फ़िगरेशन एल्युमिनियम की आएगी वो ऑक्सीजन की भी लिए आ जाएगी। तो ये दोनों आयन आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। ये भी बात ध्यान में रखें, जब दो एलिमेंट के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए और वो सेम होगी, इसकी हो जाएगी 1s2 2s2 2p6, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो आप देखें कि इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन दोनों के लिए ये सेम होगी। अच्छा, बात स्टूडेंट को इसकी तरतीब याद नहीं, तो मैं वो बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस कर दूंगा कि इसको किस तरीके से डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट है बाकी जो एलिमेंट है, जैसे ब्रोमीन है और कॉपर है या जिंक है। तो एक बात याद रखें, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। तो 4 एलिमेंट ऐसे हैं डी ब्लॉक के जिनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है ना थोड़ी सी ऑड होती है। उसमें क्रोमियम 24 है, कॉपर के नीचे एक एलिमेंट है सिल्वर 47, और क्रोमियम के नीचे जो एटॉमिक नंबर है वो 42 है। इसका जो नाम है वो है मॉलिब्डेनम। 29, 24, 47, 42, ये 4 एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन हर साल पूछी जाती है, तो आप इसको ध्यान में रखें। वजह उसकी ये है कि इसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s में फिल होता है बिफोर 3d। इन दोनों जब आप लास्ट में इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होते हैं, तो अगर कॉपर की लिख रहे हैं तो यहाँ पर कॉपर के अंदर 1 और 10 हो जाएगा, बिफोर कॉपर है। अगर आप 47 के लिए इसको यूज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5s1 4d10 फॉर सिल्वर।
शुरू में जितने इलेक्ट्रॉन है वो फिल करें, और उसके बाद ये बात ध्यान में रखें, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं हमने सही लिखी थी, सही नहीं लिखी थी। अगर आपने ये गलत कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन को गलत ही कहा जाएगा। वो अलग बात है, कोई लीनियंसी के तौर पर असेसमेंट करने वाले लोग आपको नंबर दे जाए, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा, आप ध्यान में रखें। इसी तरह क्रोमियम में 24 है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, लास्ट में 4s1 3d5 लिखेंगे क्रोमियम के लिए, और इसी तरह मोलिब्डेनम के लिए 5s1 और 4d5 लिखेंगे। तो ये चार की ना हर स्टूडेंट को ना याद होनी चाहिए, और ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, मालूम नहीं ये क्यों गलत कर देते हैं। अगर आप उसको सही से ध्यान से पढ़ें तो ये 4 एलिमेंट है जिनके अंदर ये एक्सेप्शनल केस कहलाते हैं। इसके अंदर 4s पहले तो फिल हो रहा है 3D में, और उसके बाद ये भी ध्यान में रखें कि हर एक के s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप ये नंबर याद कर लेंगे 29, 24, 47, 42, ये इन सिर्फ 4 के लिए होता है और किसी नहीं, यानी आपके जो फर्स्ट ईयर के लेवल में क्वेश्चन है। इसके बाद एक ली चैटलियर प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, उसमें क्वेश्चन है, उसमें पूछा है इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसके बाद एक रीजन का क्वेश्चन है। ये रीजन जो है वो किसी पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं आते, नॉर्मली ज़्यादातर बॉन्डिंग के चैप्टर से आते हैं, या आगे फिर गैसेस के चैप्टर से भी आ जाते हैं। तो इसलिए ये सवाल जो है कोई इतना ज़्यादा इम्प्रूव सवाल नहीं है स्टूडेंट की नज़र के लिहाज से। वाटर एक्सरे, फिर एक्सरे से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। उसके बाद डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड को रिलेटेड, ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज दी हुई है। फिर A+B+C एक रिएक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में, और इसमें A और B की कंसंट्रेशन आपको गिवन है, और इनिशियल रेट भी दिया हुआ है, आपको कांस्टेंट निकालना है। तो ये काइनेमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट ये यहाँ मैंने जो आज कोशिश की है कि आपको ये बता सकूं कि कौन से न्यूमेरिकल और कौन से। तो स्टूडेंट अगर आप इस वीडियो को लाइक करें तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर कोई क्यूरी है या कुछ और पूछना है इस मॉडल पेपर के लिहाज से तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।